अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप मुझे मुलाहिजा कर रहे हैं इस वक्त मोमेंटिक मीडिया न्यूज की स्क्रीन पर। और इस वक्त मेरे साथ काबिल एहतराम और ये हमारे लिए बायस फख्र है कि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी को सर्व करने वाले ब्रिगेडियर गुलाम मुर्तजा कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब टाइम देने के लिए। इस वक्त जो थैंक यू। बड़े सही पाक व हिंद के बाद हम देख रहे हैं जो मिडल ईस्ट के अंदर जो सियासी पस मंजर तब्दील हुआ और इसके बाद जो जंग की सूरत हाल है वो जिस तेजी से तब्दील हो रही है उस पर गुफ्तगू करने के लिए उन्होंने जहमत दी। और साथ साथ मेरे साथ तजमीन जावेद साहब मौजूद हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। आप बाहैसियत मेजबान बड़ी खूबसूरती के अंदाज के साथ जो है अपना प्रोग्राम करते हैं करंट अफेयर के मौजुआत पर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो मंदूब थे उनकी जानिब से भी ईरान के जो इजरायली हमला है इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। ईरानी जो वजीर दाखिला थे उन्होंने भी इस हवाले से जो एक अहम कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अपने मौके को रखते हुए ये कहा कि इस वक्त जो दुनिया ने जंग छेड़ी है जिसमें ईरान को बिला फजूल एक जंग में घसीटा जा रहा है ये काबिल मुसम्मत है और इसकी जिम्मेदार खास तौर पर इजराइल और वो तमाम इदारे होंगे। जेनेवा कन्वेंशन में ये बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो तमाम इदारे होंगे जो इस वक्त खामोशी की अलामत बने हुए हैं। तो इसी हवाले से गुलाम मुर्तजा साहब मुझे काइंडली आप इस हवाले से बताइएगा क्या समझते हैं पाकिस्तान ने मजम्मत की इस वाकये की। हम यही देख रहे थे पाकिस्तान की जानिब से क्या स्टेप लिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी उनकी हुई, उन्हें बुलाया गया। जिस तरीके से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आई लव पाकिस्तान, आप समझते हैं पाकिस्तान की तो एक जानिब जीत दिखाई दे रही है, दूसरी जानिब पाकिस्तान ने आज जिनेवा कन्वेंशन में जिस अंदाज से अपना मौके पेश किया है तो आप समझ रहे हैं हमारे हौसले बुलंद है। हम ईरान की जो मदद है वो एक तरह से करते हुए दिखाई दे रहे हैं शफाती मार्च पर। क्या हम अपनी जो अफवाज है उसके जरिए भी मदद करेंगे ईरान की। बहुत शुक्रिया डियर। इस तरह है कि सबसे पहले तो मैं FM आसिम मुनीर की मीटिंग पे थोड़े बैकग्राउंड के साथ आपको बताऊंगा कि उनको मदऊ क्यों किया गया, पहला क्वेश्चन। और एक सदर, चाहे वो छोटे मुल्क का सदर हो चाहे बड़े मुल्क का सदर हो, एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का प्रोटोकॉल नहीं होता। इसको बुलाना, उसको फिर बुला के आप उसको लंच पे 40 मिनट की जगह आप 2 घंटे लगाना, अब आपको समझ आनी चाहिए कि इसका मकसद क्या, इनके पीछे क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, वहां क्या बात हुई है। अब आप ये देखें कि हमारे मुल्क में पहली बात तो ये कि हुकूमत ने उसको मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया सो दैट ये अपनी स्टेप से ऊपर आ जाए और कंट्री हेड से मिल सके। तो ये फील्ड मार्शल जो है इट इज फॉर लाइफ फील्ड मार्शल और सीनियर मोस्ट होता है एज फार एज एस्टैब्लिशमेंट इज कंसर्न इन द इंटायर वर्ल्ड। दूसरी बात यह है कि कौम की यकजा होके इंडिया के साथ लड़ाई और उसमें कामयाबी, उसका पूरा क्रेडिट आसिम मुनीर हो गया। अब ये 2 चीजें होंगी। तीसरी चीज, इनके सेक्रेटरी जो खारजा हैं और पेंटागन चीफ हैं, जंगबदी में इन्होंने राब्ता हमारे फील्ड मार्शल से किया, हमारी गवर्नमेंट से नहीं किया। फील्ड मार्शल ने गवर्नमेंट से इजाजत मांगी कि हमें मैसेज मिला है कि हम इस जंग को बंद करें और सीज फायर करें। उस पे प्राइम मिनिस्टर ने उनको गो हेड सिग्नल दिया, ओके गो हेड। तो तीनों चीजें किसी भी मुल्क के लिए बहुत ही हावी होती हैं, उसकी बड़ी कीमत होती है। अब जब ये वहां पहुंचे हैं, 250 साल उनकी सेलिब्रेशन है आर्मी की, उसमें बुलाया जाता है चंद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बुलाए गए, ना कि पूरी दुनिया के कोई 200 चीफ बुलाए, उनमें से आसिम मुनीर इनसे एक किस्म का जो है 1 स्टेप आगे थे। पेंटागन से डिस्कशन हुई, अंडर सेक्रेटरी से डिस्कशन हुई, वाइस प्रेसिडेंट से डिस्कशन हुई,
उसके बाद इन्होंने एग्री किया कि ठीक है, मैं प्रेसिडेंट से भी मिलना चाहूंगा। कोई अपनी मर्जी से रिक्वेस्ट हमारी नहीं गई। अब वहां क्या हुआ है, वहां 3 चीजें हैं जिस पे डिस्कस किया गया। 3 चीजें, इजराइल, ईरान वार, दूसरा कश्मीर का मसला विद मोदी, तीसरा बिजनेस बिजनेस पाकिस्तान का, एंड ऑक्सिलरी पॉइंट था कि अफगानिस्तान में जो टेररिस्ट बैठे हैं उसमें तालिबान भी हैं, दाइश भी है, और जिसको आर्मी चीफ के हवाले से ये जो 5 चाहिए थे बंदे अमेरिका के हवाले किए गए फ्रॉम अफगानिस्तान से पकड़ के। तो चीफ का एक रेपो था, उससे मुलाकात हुई, इन तीनों चीजों पे बात हुई। अब ईरान पे ऑटोमेटिकली, जो कि आपने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है अपने सदर ने, तो उसने ट्रंप ने यही, कोई ईरान के खिलाफ बात नहीं की। ट्रंप ने यहां तक कहा कि इट इज माय ऑनर टू रिसीव द फील्ड मार्शल, यानी इससे ज्यादा क्या इज्जत दे वो। और तीसरी चीज उन्होंने कहा बड़ी काबिल जिक्र बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान से मुतालिक आई लव पाकिस्तान। और बिल्कुल इस वक्त भारतीय मीडिया जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को ट्रोल कर रहा है वो यही कह रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के सरबराह जो थे आर्मी के, उनको वेलकम किया गया, और फिर जो सिनेरियो हमने देखा, और फिर उनके साथ लंच में जो टाइम स्पेंड किया डोनाल्ड ट्रंप ने, जबकि इस वक्त ऐसा तासुर भी सामने आ रहा है कि इजराइल जो है यूएस को इस जंग में धकेलने की कोशिश कर रहा है और ये जंग को जानबूझ के एक्सेलरेट कर रहा है। तो इस तमाम सिनेरियो में तज़मीन आपका क्या तज्जिया होगा? आप समझते हैं इस वक्त जहां एक जानिब ये सारी बातें हो रही हैं, तो हमने देखा है माजी में जो इजराइल की पॉलिसी रही है और यूएस के साथ जो उनकी पॉलिसी रही है, उन्होंने जब इराक को इन्वेड किया था। देखिए मेरी गुजारिश है, आपकी बात मैं समझ गया, मेरी गुजारिश है, ट्रंप को या जो भी प्रेसिडेंट आता है ज्यूज वोट से आता है। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आपको समझना पड़ेगा कि मेजॉरिटी बिजनेस इन न्यूयॉर्क, इन वाशिंगटन, इन सैन फ्रांसिस्को, इन एनी डीसी, ये यहां जितना भी इनकी जो माफिया है, दैट इज ऑल, ये जो है ज्यूज है मेजॉरिटी में। अभी आप न्यूयॉर्क का जो इलेक्शन हमारा मुसलमान भाई लड़ रहा है, उसको खतरा किसी और से नहीं है, क्रिश्चियन से नहीं है, किसी से नहीं है, और इंशाल्लाह वो जीत जाएगा। इस वक्त वो 42% पे आ गया है, वो हमारा मुसलमान है, और वो मेयर का इलेक्शन लड़ रहा है इन न्यूयॉर्क। तो पॉइंट ये है कि वो ज्यूज के अगेंस्ट पिच हुआ है, तो वहां ज्यूज की इतनी पावर है और हुकूमत को ये ईरान की जो कॉन्फिडेंस है वो बड़ा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। मैं चाहूंगा मैं तजमीन जावेद का भी थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से ले लूं। तजमीन जावेद, आप इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा कि एक जानिब हम ये सारे सिनेरियो देख रहे हैं, लेकिन माजी में हमें जो इजराइल और उसके इत्तेहादी, बिलखुसूस मैं यूएसए और नेटो आर्मी की बात करूंगा, हमेशा हमने ये देखा है जब उन्होंने इराक पर हमला किया, इराक के खिलाफ जंग थी यूएस की, तो फिर उन्होंने ना सिर्फ वहां रिजीम चेंज करने के मामले पर बड़ा जोर डाला, बल्कि उन्होंने कुर्दिस्तान भी बनाया, उनकी ज्योग्राफी हुदूद भी तब्दील की। अभी भी यही सारा सिनेरियो सामने आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक जानिब ईरान में रिजीम चेंज करने की बातें हर जबान ज़द-ए-आम में, फिर दूसरी जानिब वहां का जो बलूचिस्तान है, सिस्तान वाला, उसको बड़ा एक्टिव किया गया है, वहां भी एक तहरीकें जो जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। फिर दूसरी जानिब हमें कुर्द एरिया जो है वो भी बड़ा एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप समझ रहे हैं इन सिनेरियोज में जो माजी में कुछ लोग थे जिन्होंने ये नक्शे बनाए थे, ग्रेटर बलूचिस्तान, कुर्दिस्तान, अब वो चीजें भी दिखाई दे रही हैं नक्शे पे आती हुई। बहुत शुक्रिया आपका ताबिश कि आपने बदू किया ब्रिगेडियर अली मुक्ता साहब की सलाह मेरा। देखिए डिस्कशन बहुत लंबी हो सकती है, बहुत इसमें डिटेल्स बहुत हैं इसके अंदर, और ये इसराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये वन डायमेंशनल नहीं, इसके बहुत से एंगल्स हैं, बहुत से पर्सपेक्टिव्स हैं, बहुत से नुक्ता नजर। क्योंकि आपका सवाल पाकिस्तान स्पेसिफिक भी है एक तरह से, और आपके सवाल ये जो आपने माजी का हवाला दिया कि अमेरिका की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो रिजीम चेंज करके अपनी पसंद की हुकूमत को लाके बनाया जाए,
तो इस मामले के अंदर भी जो ईरान के अंदर जो जंग हो रही है, तो कि नेतन्याहू ये कहता था पहले, ये 3 रोज से ज्यादा जो है वो नहीं चलेगी, लेकिन आज 8 रोज हो गए, तो यानी कि ईरान ने एक अच्छा खासा जवाब उसको बदले में दिया है। और और अब आज आप नेतन्याहू की जुबान देखिए, वो तब्दील हो गई है। उसने ये कहा है, आज का लेटेस्ट बयान है, आज सुबह चला है ये, कि हमारी कोई ख्वाहिश नहीं कि ईरान में रिजीम चेंज आए, ये वहां के लोग खुद फैसला करेंगे। तो कुछ ना कुछ ईरान ने तो किया है ना। ओके, कैजुअलिटीज ईरान के अंदर ज्यादा है, बिल्कुल है, लेकिन आप भी देखिए कि किस तरह से उन्होंने मिसाइल्स फेंके इसराइल की तरफ, और उनको कोई सपोर्ट हासिल नहीं है, ना उनकी किसी इलाकाई मुल्क की उनको सपोर्ट हासिल है। वो तमाम तरह एयर स्पेसेस को चीरते हुए आयरन डोम पे जाके गिरते हैं, और फिर वो जाके नीचे तबाही नहीं करते। तो ईरान को तो पूरा क्रेडिट जाता है कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के हवाले से जो उसको करना था, और आयतुल्ला खामनेई का एक बहुत किरदार है, और वहां पे जो इंकलाब इस्लामी है। तो ये तो अमेरिका की कोशिश थी जो इस वक्त नाकाम नजर आ रही है। लेकिन क्या आज डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया है कि 14 रोज का मेरे पास टाइम फ्रेम है मैं सोचने का कि मैं कोई फैसला ले सकता हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान है। सबकी नजर, गहरी नजर होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका की, खासतौर पर ट्रंप की जो शख्सियत है, वो बहुत एरेटिक, बहुत एबनॉर्मल शख्सियत है, इम्पल्सिव है वो, मतलब कैन नॉट ट्रस्ट हिम वेरी इजीली, बिकॉज वट एवर ही इज थिंकिंग, ही इज नॉट दैट थिंकिंग, ही इज हेयरिंग बट ही इज नॉट लिसनिंग। फर्क है इसमें। वो सुन तो रहे हैं लेकिन वो सुना चाहिए। द पॉइंट एंड टर्म टू साबित बिल्कुल आपका मौका बिल्कुल क्लियर है कि सारे सिनेरियोज एक जाने हो रहे हैं, लेकिन इसमें हमें ये देखना होगा क्या चीजें उस तरीके से होती हुई दिखाई दे रही है। ब्रिगेडियर साहब गुप्ता और इजाफा कर दूं, फिर आप आगे लेके जाएगी डिस्कशन को। ये बात बिल्कुल वजह है कि पाकिस्तान के हवाले से कल आपने मोदी साहब ने बात की डोनाल्ड ट्रंप साहब से। ये बहुत बड़ी खबर है, हिंदुस्तान में सफेद मातम बिछा हुआ है, और उसमें लेफ्टिनेंट जनरल आसिम भी उसमें मौजूद थे। क्या बातें हुई हमें नहीं मालूम, क्या स्पेकुलेशन, हमें इतना मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि ईरान को पाकिस्तान और आसिम मुनीर बहुत सी तरह समझते हैं। सारी बात वहां के मिडल ईस्ट के हवाले से भी बात हुई है। आज सोशल मीडिया में देख रहा हूँ स्पेकुलेशन पाकिस्तान ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा तस्मीन, ये सारी सिनेरियोज तो हम एक जाने देख रहे हैं, लेकिन मैं इस पर ब्रिगेडियर साहब आपका मौकिफ चाहूंगा। जो सवाल मैंने इस वक्त तस्मीन के साथ किया, गुलाम मुर्तजा साहब, आप समझते हैं ये जो नक्शे बने माजी में, जिन्होंने भी ये नक्शे बनाए, कुर्दिस्तान के बनाए, ग्रेटर बलूचिस्तान के बनाए, ग्रेटर इजराइल के बनाए, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं किन्होंने बनाए, और ये कौन लोग हैं जो ये बना रहे हैं। आज हैरबियार मरी, मेहरान मरी अगर जिनेवा में मौजूद है तो वो किसकी वजह से वहां मौजूद हैं। फिर साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं बरामदात बुख्ती हिंदुस्तान गए तो किसकी वजह से वो गए। तो ये सारा सिनेरियो, ये ग्रेटर बलूचिस्तान वाला या कुर्दिस्तान वाला, इसको कौन हवा दे रहा है। तो ये सारे सिनेरियो जिसका हमने इस वक्त भी हम सामना कर रहे हैं, तो इस सब में, इन सारे सिनेरियोज में हम क्या समझ रहे हैं। हमने अपने बॉर्डर्स तो इस वक्त बलूचिस्तान के बंद किए हुए हैं, लेकिन क्या इस जंग का असर पाकिस्तान पर भी होगा। देखें, पाकिस्तान पे तो ऑफ कोर्स असर होगा। पहली बात तो ये है कि क्योंकि हमारा ट्रेड चलता है और वहां आना जाना बंद हो जाएगा चीजों का, हमारा और उनके साथ जितना भी है चलें, उसको हम लीगल या इलीगल जो भी कहें, लेकिन हमें कुछ ना कुछ मिलता है। पहली बात तो ये है कि वो हमारा कम हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 कि हमारा ये बॉर्डर सिक्योर था ईरान की वजह से, लेकिन इनसिक्योरिटी अगर इसराइल पैदा करता है तो ऑफ कोर्स हमें वहां फोर्स डालनी पड़ेगी। 2, तीसरी चीज, हमारा मुसलमान मुल्क है, हमारी दिलें मिली हुई हैं, हमारे मतलब कल्चर मिला हुआ है। अब आप ये देखें कि हमारी 1940 से पहले ऐसे हिंदो पाक जो था, ग्रेटर इंडिया जो था, उसमें हमारी जो जबान थी वो फारसी थी। We used to learn in फारसी, हमें स्कूलों में फारसी पढ़ाते थे। तो हमारी पूरे इस एरिया में ईरानी डोमिनेंस है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो अहले तशी हैं या अहले सुन्नी हैं या जो भी आप कहें, अहले हदीस, उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन दिलचस्पी ये है कि वो हमारी नस्ल है, हम उनकी नस्ल हैं। अगर कोई भी हमारा शायर है, उस आपने उसके कोई भी शेर सुने होंगे तो उसमें फारसी लफ्ज शामिल होंगे, पुराने भी और अभी तक। तो फारसी जबान उर्दू का एक वो लीडिंग वो है। तो इसलिए हमारे चूंकि सब चीज मिली हुई है, असर तो हमारे ऊपर होगा, और नहीं तो हमारे दिल की धड़कनें स्लो हो जाएंगी अगर उन पे तकलीफ होती है, अगर हम कुछ कर नहीं सकते। अभी देखें, हर मुल्क अपनी
अपनी सियासत करता है। अपनी स्टेट की बड़ी अहमियत होती है, हमें अपनी इंटेग्रिटी चाहिए। देखें, हम किसी और के लिए अपने आप को आग में नहीं डाल सकते। हर बंदा, देखिए हमारे बॉर्डर क्यों है? बॉर्डर इसीलिए है कि आपने अपने एरिया, अपनी स्टेट को आपने मेंटेन करना है और आपने हिफाजत करनी है और इसके अंदर रहकर आपने जो एक्टिविटी करनी है, और ये आपकी जमीन अल्लाह ने आपको लिख के दे दी है कि आप आजाद मुल्क में रह रहे हैं। तो डेफिनेटली हमें सवाए इसके कि हम उनको अगर फिजिकल मदद नहीं कर सकते, एक और चीज मेरे सामने आ रही थी ब्रिगेडियर साहब, उस पर मैं मुझे काइंडली क्लियर कीजिएगा, फिर मैं तजमीन से भी इस मुतालिक सवाल करूं। एक हमने इस पूरे जंग के दौरान एक फुटेज देखी जिसमें एक जहाज हमने जाते हुए देखा, बताया गया ये वो जहाज है जो चाइना ने अभी हमें देना है, वो 14 तैयारे हमें देने हैं चाइना ने J-35 के, उनमें से एक J-35 तैयारा वो हमने इजराइल की जो फिजा थे उस पर देखा, तो वो किसका था? वो क्या वो हमारा तैयारा था? नहीं, क्या नहीं, हमारे चाइना के इंजीनियर्स एंड पायलट्स हमारे पास हैं, हमारे इंजीनियर और पायलट्स उनके पास हैं। ये कोऑर्डिनेशन में ट्रेनिंग कर रहे हैं। कुछ गिलगित के ऊपर से भी ट्रेनिंग हो रही है और कुछ उड़मुची के ऊपर से भी ट्रेनिंग हो रही है, यानी चाइना के बॉर्डर पे भी ट्रेनिंग हो रही है, इधर भी क्योंकि ट्रेनिंग में कोई 1 महीना 1.5 महीना तो नहीं लगता ना, इसको 6 महीने चाहिए पायलट को उस जहाज को समझने के लिए। सो एवाक्स है, यानी कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मारता है, वो आता नहीं है आपके ऑर्बिट में, आपके रेडार में नहीं आता। तो काफी चीजें हैं। फिर वो पेलोड बड़ा अच्छा उठाता है, फिर उसकी स्पीड बहुत तेज है, फिर वो कैरी करता है वेपन, वो 4 जो मिसाइल है उसकी जगह 8 उठाता है। तो डेफिनेटली उसमें तमाम चीजें हमें देखनी पड़ती है और हम वही देख रहे हैं कि अगर तो खुदा न खास्ता हमें जरूरत पड़ जाए तो हम जो है इन्हीं पायलटों को हम इस्तेमाल करें। अभी F-16 80 के दहाई के हमारे हैं और F-16 के पायलट जो हैं वो F-16 के ही रहते हैं और वो पूरी इंटायर लाइफ तक F-16 को मेंटेन करते हैं। इसी तरह से हमारे F-35 होंगे या F-17 होंगे या F-19 होंगे, इनके लिए हमारे अपने पायलट हैं, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब ऑटोमेटिकली अगस्त में उन्होंने वादा किया है हमें मिल जाएंगे जहाज, लेकिन उससे पहले हम लेके क्या करेंगे? जब तक हमारी ट्रेनिंग पूरी नहीं होती तो हम अभी ट्रेनिंग, हमारी ट्रेनिंग में पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। अच्छा तजमीन, इस पर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा। तजमीन, एक जानिब हम ये तो सारी जंग को होते हुए देख रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब एक सबसे अहम नुकता यह है कि ये जंग का इख्तिताम क्या होने वाला है? क्या दोनों ममालिक में से कोई एक मुल्क बिल्कुल खत्म हो जाएगा माशी तौर पर, जो सरहदी हुदूद है उस तौर पर वहां पूरा निजाम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये देख रहे हैं, या फिर ये देख रहे हैं कि इराक और ईरान के दरमियान कोई सीज फायर हो सकता है? क्या चांस है, नजर आ रहा है? अच्छा ताबिश, इस चीज को समझने की जरूरत है। मैं बहुत तहम्मुल से गुफ्तगू सुन रहा हूँ। देखिए, इस बार इसमें ईरान और इसराइल की जंग में बहुत फेक न्यूज भी आई, बहुत ज्यादा आई। जैसे एक फेक न्यूज आई कि वो पाकिस्तान का कोई जहाज जो था वो पता नहीं इसराइल की फिजाओं, ईरान की फिजाओं में था, इसराइल के था। फिर एक फेक न्यूज इंडिया ने भी चलाई कि पाकिस्तान ने ये कह दिया कि हम जो है अगर ईरान पे हमला हुआ तो उधर हमला कर देंगे इसराइल पर। ये सारी अक्सर फेक न्यूज है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम जब भी इंटरनेशनल अफेयर्स में कॉन्फ्लिक्ट्स को कवर करें तो एज मच एज पॉसिबल हमें रियलिस्टिक और एक जेन्युइन जो चीजें जो इंटरनेशनल मीडिया कोट कर रहा है, या चले अल जजीरा कोट कर रहा है, वेस्ट का मीडिया के अलावा अल जजीरा कोट कर रहा है, उसमें हमें थोड़ा सा अपना दारोमदार करना चाहिए। जहां तक आपकी बात है सीज फायर की, देखिए ये बात मतलब मैं आपको, एक तो 8 रोज पहले का जो मंजर था, अभी वो मंजर तब्दील हो चुका है। वो मंजर ये था ताबिश के एक मुल्क का फौजी सरबरा मार दिया गया, IRGC का कमांडर उनका मार दिया गया, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए गए। प्रिसिशन स्ट्राइक्स होते हैं, प्रिसिशन स्ट्राइक्स ब्रिगेडियर साहब बहुत अच्छी तरह डिफाइन करेंगे वो क्या होते हैं। और ये भी हकीकत है कि अमेरिका ने उनको फायर मिसाइल्स भी प्रोवाइड की। तो ये बहस अब बिल्कुल बेकार हो चुकी है कि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट है। वो डिसेप्टिव प्लॉय इस वक्त जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी ये कि वो चाल है उसकी। जैसे आज डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि 14 रोज में मैं सोचूंगा कि मुझे करना क्या है, तो वो 14 रोज कल भी खत्म हो सकता है, वो परसों भी खत्म हो सकता है।
बाय द वे मैं ये भी बताता चलूं कि 60% अमरीकियों ने ये सर्वे में कहा है कि अमेरिका को किसी भी सूरत ईरान और इसराइल की जंग में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि जब इसराइल को बुरा वक्त आता है या इसराइल को मार पड़ना शुरू हो जाती है तो अमेरिका उसकी मदद के लिए आएगा। ये नेचुरल इत्तेहादी हैं और कोई भी मुल्क ये ना समझे, ये बहुत मैं बिल्कुल खुल के बात कह रहा हूं कि अगर अमेरिका से दोस्ती अगर हो जाएगी तो उसका मुल्क संवर जाएगा। ऐसा नहीं होता, अमेरिका की दोस्ती ज्यादा खतरनाक है बनिस्बत अमेरिका की दुश्मनी से। तो इस चीज पे भी गौर और फिक्र करने की जरूरत है। और मुझे ये लगता है आगे का जो मरहला मुझे लगता है वो ये है कि चीन जो है अब चीन की तरफ हिजरतें होंगी, क्योंकि कल परसों चाइनीज प्रेसिडेंट का जो एक्स अकाउंट है उसकी जो कमेंट्री अकाउंट है उसने कल ये तबसरा, बहुत खूबसूरत तबसरा केस में मैं 1 मिनट दूंगा, ये सुनिएगा। उसमें उन्होंने कहा है कि बर्तानिया ये समझता था कि उसका सूरज कभी गुरूब नहीं होगा, गुरूब हुआ। रूस आपका फ्रांस ये समझता था उसका सूरज गुरूब नहीं होगा, वो गुरूब हुआ। तो अमेरिका को भी ये लगना चाहिए, अमेरिका को भी ये नहीं लगना चाहिए कि उसका तसल्लुत जिंदगी बिल्कुल शी जिनपिंग ने कहा, शी जिनपिंग ने अपने ट्वीट के पैगाम में कहा, बिल्कुल उन्होंने कहा कि जो यूएस है उसके बगैर भी दुनिया चल सकती है। बिल्कुल ये ट्वीट मेरी आखिरी बात सुन लीजिएगा कि हम एक मल्टीलैटरल वर्ल्ड में रह रहे हैं अब, ठीक है। पाकिस्तान के लिए एक बहुत सुनहरी मौका है कि चीन उसका इत्तेहादी है, सीपैक है यहाँ पे। ईरान की जंग, इसराइल की जंग, ये कोई ना समझे कि इसके नताइज पाकिस्तान में नहीं आएंगे, आएंगे बिल्कुल। और कल आज रॉयटर्स ने इस पर लिख दिया है कि आसिम मुनीर साहब ने अपने खदशात का इजहार किया है कि जो मशरक़ वस्ता में सूरत हाल है। और एक रॉयटर्स ने क्या खदशात का इजहार किया कि पाकिस्तान को ये खतरा लाहक है, ये जो दहशतगर्द हैं, इंसर्जेंट्स हैं, ये फिर से दरअंदाजी पाकिस्तान के अंदर करेंगे। बिल्कुल ये करेंगे, ये भी खतरात लाक हैं। ब्रिगेडियर साहब इस वक्त मैं और आप बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इस पर मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे अब आखिरी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा कि ये तमाम सिनेरियोस तो हो रहे हैं, इसमें जो एक हल्का है वो मुसलसल जो है जबान दराजी करता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बदतमीज हल्का हमारे यहाँ मुल्क के अंदर पता नहीं क्यों सर उठाते हुए दिखाई दे रहा है। और वो जब हमारे फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब जब यूएस के दौरे पर थे तो उनकी बदतमीजी वहां भी हमने देखी, ये सारा सिनेरियो वहां देखा, जिस तरीके से वेलकम किया गया, ये पाकिस्तान के लिए फख्र का लम्हा है और ये पूरी कौम के लिए बायस फख्र है कि फील्ड मार्शल की जिस तरह से वक़ार हुई वहां। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ट्रंप के साथ, अब ये भी सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं कि ट्रंप के साथ जो बातें हुई पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो बातें उन्होंने की और आसिम मुनीर साहब और इनके दरमियान जो गुफ्तगू हुई, उसमें क्या ये भी खदशा तब है, क्या अमेरिका ने हमसे कुछ मांगा इस जंग में? क्या उसने हमसे हमारे एयर बेसिस मांगे? क्या कुछ भी आपको लग रहा है, डाउट ऐसा लग रहा है कि उसने कुछ मांगा है? या फिर हम इस जंग में अपना क्या रोल अदा कर रहे हैं? हम ईरान के साथ खड़े, अमेरिका के साथ खड़े, किसके साथ खड़े? देखिए ये बहुत दूर की बात है, ये कोई 9/11 नहीं है कि आपको जूते की नोक पे कहें कि जी ये काम करो। इस वक्त उन्होंने हमारी हालत देख ली कि इंडिया की जो माँ बहनें की है हमने, और जिस तरह से ये गोदी और मोदी मीडिया है वो जिस तरह रो रही है, तो इनको रोने दें। हमसे क्या मांगेंगे? हमसे सिर्फ मांगा था अफगानिस्तान में जो ये जो हमारे इनके CIA है, इसके साथ मिलके ये दाइश के जो बंदे हैं जिन्होंने अमेरिकन को वो मारा था वो हवाले करें, वो हमने किए और अभी हम उसको पीछे लगे हुए हैं। लेकिन साथ साथ हम तालिबान को भी, जो TTP है, स्पेशली TTP, हमने अपना केस TTP का रखा है कि देखें BLA और TTP को इंडिया की सपोर्ट है, आप खुदारा उनको बंद करें, हम आपको मदद देने के लिए तैयार हैं। हमारा ये है स्टांस, वो स्टांस नहीं है। ये अफगानिस्तान पे अटैक करने के लिए नहीं आ रहे, ये न ईरान पे अटैक को अमेरिका को कोई जरूरत होगी हमारी, क्योंकि इसके अपने बहरीन उधर है, ओमान उधर है, UAE उधर है, जहां इनके अड्डे, जहां इन्होंने ये इजीली पहुंच सकते तो पाकिस्तान से क्यों जाएंगे? पहली बात, जब वहां से वो आराम से आ सकते हैं तो पाकिस्तान में उनको नया अड्डा बनाने का क्या बनता है जो कि हमारी पोजीशन खराब हो? हमें भी तो इसीलिए तो उन्होंने कहा है आई लव पाकिस्तान, आई लव, मतलब इससे ज्यादा प्यार से और क्या चाहे वो, मतलब ये कि बड़े अच्छे लोग हैं।
तो और ऑनर है मुझे, तो ये मांगने की कोई बात नहीं है। पहली बात ये, हम इक्वल फिटिंग पे बात कर रहे हैं, हम कोई डाउन स्ट्रीम पे जाके बात नहीं कर रहे हैं कि बादशाह सलामत हुक्म करो, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो आसिम मुनीर जो है, जितना खानदानी अफसर है और हम जिस तरह उनको जानते हैं, ये सोच भी नहीं सकता कोई कि पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान के साथ कोई भी जो है वो दो हाथ कर ले, चाहे कोई बड़ी ताकत हो चाहे छोटी ताकत हो। हमने अपने आप को स्ट्रांग किया हुआ है और इंशाल्लाह करते रहेंगे। आप ये देखें, हम 4 दिन कोसते रहे, अपने आर्मी चीफ को कहते रहे कि ये क्या हो रहा है। उधर से हमारे अड्डे मुरीद के भी गए, बहावलपुर भी, कश्मीर में इलियास मस्जिद गई, हम कहते रहे। फिर जब उन्होंने अटैक किया चकलाला पे, हमारा एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट को शहीद किया, तो आखिर में तो आखिर देखें कोई हद होती है। हमने ऑफर कर दी कि भाई अगर आपके वहां पहलगाम में कोई मरे हुए हैं तो आप उनकी इन्वेस्टिगेशन करें, हमें रिपोर्ट दें, हम खुद करते हैं। हमने ऑफर किया। फिर अब चूंकि पूरी दुनिया को, और आई सलूट बिलावल भुट्टो जरदारी, ही हैज डन अ वंडरफुल जॉब। इसने जो चीज एक्चुअल थी उसको ले आए और अभी भी वो अमन की बात करें कि खुदा न खास्ता कल हमें ये न कहें कि पाकिस्तान ने स्टार्ट किया, हम पानी को क्यों ले रहे हैं। हमारे लिए कोई इनके ये डैम कोई दूर की बात तो नहीं है। एक मिसाइल है, वो भी बड़ा मिसाइल भी नहीं, तो ना गजनवी चलेगा ना बदर चलेगा। ये तो छोटे फतेह से मरे जो डैम खत्म हो जाएंगे, अगले 25 साल इनको चाहिए दोबारा डैम बनाने के लिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये हम अपनी लाइन क्लियर कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी बात हो, हम एग्रेसिव हो, तो हम एग्रेसिव क्यों हो? क्योंकि आपने हमारा पानी बंद कर दिया। हालांकि पानी बंद कर रही है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल, अगर ऐसा सिनेरियो तो इसमें हम भी रिएक्ट कर सकते हैं। और इस वक्त ब्रिगेडियर साहब का भी यही मौक़िफ़, उनका भी यही कहना है कि इन तमाम सिनेरियोज में पाकिस्तान जो है इस वक्त हालात को देखते हुए फैसला कर रहा है। आज पाकिस्तान के जो मंदूब थे उनकी जानिब से इस तमाम मामले की मजम्मत की गई और उन्होंने कहा कि जो जारियत इस वक्त इजराइल ने की है वो काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान इस्लामी ममालिक में एक ऐसा मुल्क उभर के सामने आया है जिसने इस वक्त इस तमाम मामले पर खुलकर बात की है, जबकि हमारे फील्ड मार्शल को जिस तरह से यूएस में वेलकम किया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, वो बात भी इस वक्त काबिल जिक्र है। मेरे दोनों मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद थे, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।